हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में एंटर हो चुके हैं आपके सिलेबस में। स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो टॉपिक पेंडिंग पड़े हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी के नोट्स मैं आपको दे चुका हूं। जिसको भी नोट्स चाहिए हो वो आपको नंबर मिला हुआ है 9887122980 पर आप मुझे मैसेज करो, आपको हाथों हाथ नोट्स मिल जाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, आपको ना 5 ईयर भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द 3rd यूनिट अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 इसका हो चुका है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा अभी। लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं आणविक कक्षक सिद्धांत का। इसमें अपने क्या पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अपने पोस्टुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसकी अभिधारणाओं के बारे में अपने पढ़ रहे थे, है ना, अभिधारणाएं। तो हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे पोस्टुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज हम 5th पॉइंट स्टडी करने जा रहे हैं। 5th पॉइंट स्टडी करने से पहले बता दूं कि एमओटी क्या बताती है। ये कहती है कि कोई भी बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा जो सहज संयोजक बंध बनता है, जो कि शेयरिंग से बनता है। ये कहता है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के यानी 2 परमाणविक कक्षक मिलकर के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं और यही आगे जाकर के बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, है ना। एक तो बनेगा लोअर एनर्जी वाला, एक बनेगा हायर एनर्जी वाला, एक बनेगा निम्न ऊर्जा स्तर का, एक बनेगा उच्च ऊर्जा स्तर का। तो इनकी एनर्जी को काउंट करने के लिए हमें जो सिंबल दिया गया वो दिया गया साई दिया गया। साई एक प्रकार का वेव फंक्शन है, एक प्रकार का तरंग फलन है। ये तरंग फलन क्या होता है मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में समझा चुका हूं कि तरंग फलन इसके क्या क्या फायदे हैं। अगर आप इसके ऊपर लगा दोगे स्क्वायर, है ना, फाई स्क्वायर, इसका मतलब आप ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर मैं फाई की बात करूं इसका मतलब आप साई की बात करूं तो इसका मतलब आप एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट ऑफ एनर्जी इज अ मैथमेटिकल, एक प्रकार का ये मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है, एक मैथमेटिकल साइन है जिसकी हेल्प से आप इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की आणविक कक्षकों की एनर्जी निकाल सकते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है ना, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5वां पॉइंट हमारा ये शुरू हो रहा है कि आणविक कक्षकों की टोटल एनर्जी काउंट करने के लिए द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की टोटल एनर्जी काउंट करने के लिए, टोटल एनर्जी को काउंट करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एनर्जी ऑफ ईच वेव फंक्शन। हर किसी का कोई ना कोई वेव फंक्शन होता है बच्चों, हर किसी ना किसी का कोई ना कोई वेव फंक्शन हो, किसी ना किसी कोई एनर्जी होगी। कहते सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ईच एंड एवरी वेव फंक्शन को अगर आपने सम कर दिया तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कुल ऊर्जा के बारे में, कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्या करना होगा बच्चों, प्रत्येक तरंग फलन का योग करना पड़ेगा आणविक कक्षकों के। प्रत्येक तरंग फलन का योग करना होगा जो कि आणविक कक्षकों से जुड़े हुए हैं, जो कि आणविक कक्षक से जुड़े हैं, आणविक कक्षक से जुड़े हैं। ठीक है, द टोटल एनर्जी, सम ऑफ एनर्जी ऑफ ईच वेव फंक्शन एसोसिएट, यहां लिख लो बच्चों इंग्लिश में, एसोसिएट विद मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल। तो इस तरीके से अपने एनर्जी काउंट करते हैं। अलग अलग वेव फंक्शन होंगे, किसी के लिए φ1 होगा, किसी के लिए φ2 होगा, इनका एल्जेब्रिक होगा, इनको एल्जेब्रिक यानी किसी को प्लस करेंगे किसी को माइनस करेंगे, तो ओवरऑल हम क्या निकाल लेंगे, हम कुल एनर्जी को काउंट कर लेंगे। ये हमारा 5th पॉइंट खत्म हुआ। 6th पॉइंट आता है कि अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कि 6th पॉइंट आता है कि हाउ टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी आणविक कक्षकों के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे, आणविक कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। तो इसमें भी हम तीनों रूल्स को फॉलो करेंगे। पहला रूल हमें मिला था हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला रूल, है ना, हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला रूल को फॉलो करेंगे, यानी हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। यानी ये तीनों के तीनों नियम कहां से निकले थे, ऑफ-बाहु प्रिंसिपल। आपको ध्यान हो, ऑफ-बो प्रिंसिपल। बच्चों मैं आपसे कमेंट में पूछता हूं कि ऑफ-बो क्या कौन है, ऑफ-बो एक साइंटिस्ट है या ऑफ-बो का मतलब क्या होता है। ऑफ-बो प्रिंसिपल के अंदर 3 नियम आते हैं। हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, यानी इसको क्या बोलते हैं अपने हुंड के क्या बोलते हैं इसको अपने हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, इसको अपने अधिकतम बहुलकता का नियम। जैसे बच्चों अपने परमाणविक कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल किया करते थे, वैसे ही आणविक कक्षकों के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। ओके, तो वो बात करने जा रहे हैं अपने। अब ये क्या कहता है, ये क्या बोलता है बात को, ये कहता है कि जैसे आपने ना, आप क्या करते थे कि सर आप ना क्या करते थे, मान लो कि ये p ऑर्बिटल है, p कक्षक है, ये एक प्रकार के परमाणविक कक्षक हैं। इसके अंदर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने 3। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फिर 3rd इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, है ना। उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, 5th यहां आएगा, 6th यहां आएगा। तो हुंड का इसको बोलते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अधिकतम बहुलकता दिखानी है आपको। यानी पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा, उसके बाद उसका युग्मन होगा, उसके बाद उसकी पेयरिंग होगी, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाएगा। ये हुंड की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल को भी यहां फॉलो करना पड़ेगा। यहां हम एटॉमिक ऑर्बिटल पे हम क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वही रूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे भी इंप्लीमेंट होता है। अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, आपको पता है कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के 3 यहां से 3 यहां से, तो 6 क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। वो बात करने जा रहे हैं अपने, फटाफट बनाते हैं। ये देखो, है ना, तो 3 तो नीचे आ गए, लोअर में आ गए, 3 ऊपर चले गए। ये बन गए आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन गए बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर के क्या बनते हैं, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, है ना। तो मान लो मुझे अब क्या करने हैं, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, इसके अंदर कितने 4 इलेक्ट्रॉन, P4 है ये, P4। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को फिल करवाना है। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। अब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करवा रहा हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएगा, यानी सबसे लोअर एनर्जी में आएगा, फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर सेकंड वाले ऑर्बिटल में जाएगा, फिर 3rd इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फिर 4th इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फिर 5th इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, 6th इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। मतलब सबसे पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा। इसका मतलब ये N+L रूल को भी फॉलो करेंगे, N+L रूल को भी फॉलो करते हैं, यानी N+L नियम को भी ये मानते हैं। एक तीसरा रूल होता है बच्चों, ये पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत की भी ये पालना करते हैं। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या बोलता था, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या बोलता था कि चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती, यानी उसकी NS, है ना, NSL मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी पहली
मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन, मैग्नेटिक एंड एजीमुदाल एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दे डजंट फोर सेम, ये कभी भी चारों सेम नहीं होती। ऐसा एग्जांपल अपने को देखने को मिलता है इसके अंदर। ये देखो, जो आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, देखो यहां पर 7th इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और 8th इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। आप ना कभी भी ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते। ये देखो, दोनों के दोनों चक्रण समान है, ऐसे नहीं कर सकते। एक डिफरेंस आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब चारों क्वांटम संख्याएं कभी सेम नहीं होंगी किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए, किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए, है ना। तो ये चारों क्वांटम संख्याएं कभी सेम नहीं होती। पाउली का ये अपवर्धन का सिद्धांत था, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। और n+l रूल को भी हमने फॉलो कर लिया, हमने हुंड के रूल को भी फॉलो कर लिया। मतलब जो रूल आप एटॉमिक ऑर्बिटल में फॉलो करवाते थे वो सारे रूल फॉलो किए जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, आणविक कक्षकों में। समझे बात को। तो इस तरीके से वहां क्या होता था कि जैसे मान लो दो ऑर्बिटल आपस में मर्ज होकर के एक ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते थे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज में दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के ये दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। एक बनता है निम्न ऊर्जा स्तर का, एक बनता है उच्च ऊर्जा स्तर का। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होगी उसमें तीनों नियमों का पालना की जाएगी, तीनों रूल्स को फॉलो किया जाएगा। इसी को ही आफबो प्रिंसिपल कहते हैं। अभी तक किसी बच्चे ने बताया नहीं कि सर आफबो का मतलब गलत बता रहा है कि आफबो कौन था, आफबो एक साइंटिस्ट था या आफबो का मतलब है, जल्दी बताओ। बच्चे बोल रहे हैं साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मतलब नहीं होगा। आफबो का मतलब होता है टू बिल्डिंग अप, टू बिल्डिंग अप, टू बिल्डिंग अप, यानी हाउ टू बिल्डिंग अप, यानी निर्माण करना, कक्षकों का निर्माण करना, यानी हाउ टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, उसका मतलब होता है आप, वो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना, टू बिल्डिंग अप, कक्षकों का निर्माण करना, ये मतलब होता है। तो ये हमारा 6 पॉइंट यहां कंप्लीट हुआ कि हाउ टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करने हैं। अगर आपको बच्चों जो आप एनर्जी काउंट कर रहे हो, जो आप एनर्जी काउंट कर रहे हो वो फाई की फॉर्म में कर रहे हो, 5 एज ए फाई क्या है, साई बोलते, सॉरी इसको, साई एक वेव फंक्शन है, इसकी फॉर्म में आप एनर्जी काउंट करते हो। इस बेसिक प्रिंसिपल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ये वेव फंक्शन या तरंग फलन एसोसिएट होते हैं। इसको निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव समीकरण की हेल्प लेनी पड़ती है ना। अगर इसकी हेल्प लेंगे तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, आणविक कक्षकों की ऊर्जा को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, पूर्णतः समझाने के लिए आपको ना हेल्प लेनी होगी वेव फंक्शन की, कि कैसे इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करें। तो श्रोडिंगर ने श्रोडिंगर समीकरण दी, कहता मेरा उपयोग करो और आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, इसकी एनर्जी को समझा सकते हैं कि कैसे आप तरंग फलन से इसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। लेकिन ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में फेल हो गई। क्यों फेल होगी? कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काउंट करने के लिए एफिशिएंट होती है, सिंगल ऊर्जा यानी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए एफिशिएंट होती है। हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो निकालने जाएंगे तो वहां श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। बच्चों ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने ध्यान होगा, आपने पीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, आपने कई प्रकार के आणविक कक्षक बनाए होंगे, वही बात कर रहा हूं। लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में एनर्जी को कैलकुलेट करना है, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिफाइन करना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो वो बात कर रहे हैं। तो वेव फंक्शन को कभी भी बच्चों याद रखना, वेव फंक्शन साई कोई वैल्यू आप कभी भी एग्जैक्ट ज्ञात नहीं कर सकते और ना ही इस पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले रहे हो इसके अंदर काफी इलेक्ट्रॉन है, काफी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है, और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होने के कारण अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि मैंने क्या बोला कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पर ही प्रॉपरली इंप्लीमेंट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए
कुल एनर्जी निकाल सकते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या थी? एनर्जी को कैलकुलेट तो करना था। श्रोडिंगर जो डेरिवेशन दिया था उसका मेन मोटिव क्या था कि हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी, ऊर्जा की गणना कैसे करें, इसी को डिफाइन करने के लिए वो दी गई। लेकिन वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पे इंप्लीमेंट थी, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस पे इंप्लीमेंट नहीं होगी एनर्जी को निकालने के लिए, है ना। तो इसका मतलब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आणविक कक्षकों के अंदर, आणविक कक्षक सिद्धांत के अंदर आणविक कक्षकों की यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हम ऊर्जा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन मेथड ही लगाना पड़ता है। हम अप्रोक्सीमेशन मेथड ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लगभग लगभग वैल्यू। इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन होता है लगभग लगभग, हम इसकी मेथड के द्वारा इसका मान निकाल सकते हैं। और वो जो विधि होती है उसको बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। द लीनियर मतलब होता है रेखीय, कॉम्बिनेशन मतलब संयोग परमाणविक कक्षकों, है ना। अगर मैं LCA को फुल फॉर्म बताऊं, LCO जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये एग्जाम में पक्का पूछता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन समझाइए, एक्सप्लेन द लीनियर कॉम्बिनेशन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, समझे, यानी परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग, परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोग, ठीक है, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग। ये नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। ये हमने बेसिक कवर कर लिया, हमने इसकी पोस्टुलेशन कंप्लीट कर लिए, हमने अभिधारणाएं कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका LCA शुरू होने वाला है, जो कि आपको कल मिलेगा। सारे बच्चे क्लास में आएंगे। बच्चों को टाइम को लेकर के कुछ समस्या हो तो मुझे बता देना। ये लेक्चर आप जब मर्जी लगाना। MOT अपनी 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ये अपनी 3rd यूनिट है, तीसरी यूनिट है, ये आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा और 5 ईयर सोल्ड भी दूंगा। इसके आपके सिर्फ आपने क्या पढ़ना है, 5 ईयर सोल्ड ही पढ़ने MOT के, और कुछ नहीं पढ़ना, उससे बाहर नहीं आता पेपर। MOT बहुत ही अच्छी यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है। थोड़ी सी बोरिंग पड़ेगी आपको, थोड़ा सा इसमें क्रैमिंग पोर्शन भी करना पड़ता है। हो सकता है आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में भी दिक्कत आए, तो प्लीज बच्चों ये हमें नंबर देगी और यूनिट अपनी छोटी यूनिट है तो अपने को कवर करनी है। इसके बाद अपने नई यूनिट शुरू करेंगे। पहले ये इसको कवर करके ये 10 दिन का या 12 दिन का लेक्चर बनेगा, जितने भी, इसको अपने कंटिन्यू कर लेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों।